इमेजिन कीजिए वो समय जब बाल विवाह और सती प्रथा जैसे कस्टम्स इंडिया में फॉलो किए जाते थे। कितना मुश्किल समय रहा होगा ना। पर अभी के टाइम पे ये सारी प्रथाएं बैन की जा चुकी है। तो वही कुछ ऐसे कस्टम्स भी है जो आज के डेट में लॉ बने, जैसे कि शादी के दौरान सप्तपदी या सात फेरे लेना। तो अगर हम प्रेजेंट मॉडर्न हिंदू लॉज की बात करें तो ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो ये है वो 4 मॉडर्न हिंदू लॉज जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं। तो ये जो लॉज बने, आखिर इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, लॉजिक क्या था और इनका जन्म कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमारा सोर्सेस पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ काकोली और आज के इस वीडियो में हम हिंदू लॉ के कुछ मेन सोर्सेस को पढ़ेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन सुनना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको फैमिली लॉ में बहुत इंटरेस्ट है तो हमारे इस कोर्स को एनरोल करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोर्सेस समझने के लिए इस टाइमलाइन की मदद लेते हैं। एंशियंट भाग में सबसे पहले जो आया था वो था श्रुतिज, यानी वेद, जिन्हें खुद भगवान ने बनाई थी। तो इसलिए ये हम बस सुनते आए हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फिर आई स्मृतिज, जिसमें श्रुति से मिला ज्ञान जो ऋषि मुनियों को याद रहा वो इन्होंने अपनी भाषा में लिख दी। फिर श्रुतिज और स्मृतिज को एक साथ कंपाइल करके एक लॉ तैयार किया गया, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। एंड इनमें जो प्रैक्टिसेस लंबे समय तक फॉलो की जाती थी वो बन गई कस्टम्स एंड यूसेजेस। अब जैसे ही धीरे से कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास गया तो इंडिया में आ गए कोर्ट्स, जिनके जजमेंट्स को हम बोलते हैं जुडिशियल डिसीजंस। और फिर साथ ही आ गए हमारे लेजिस्लेशंस। एंशियंट सोर्सेज हो गए श्रुतिस, स्मृतिस, डाइजेस्ट कमेंट्रीज और कस्टम्स। तो वही मॉडर्न सोर्सेज में आ गए जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशंस और इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इस टाइमलाइन के भागों को। एंशियंट पीरियड से शुरुआत करते हुए मैं मॉडर्न पीरियड की तरफ बढ़ूंगी। तो हिंदू लॉ में सबसे पहले जो चीज आई थी ये थी श्रुतिस, जिन्हें हम वेद भी कहते हैं। श्रुतिस के अंदर आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। श्रुतिस में इन 4 वेदों के अलावा होते थे 6 वेदांगास और 108 उपनिषद्स। एक्चुअली 200 से ज्यादा उपनिषद्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। उपनिषद यानी सनातन धर्म। इसका मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर, जिसमें कोई शिष्य अपने गुरु के बगल में बैठकर ध्यान से उनसे स्पिरिचुअल नॉलेज लेता था। ये बेसिकली वेद के ही कंक्लूडिंग पोर्शंस होते हैं। उपनिषद्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर इनमें से कुछ ही जाने माने हैं जिन्हें चारों वेदों का पार्ट बनाया गया है। तो वही वेदांगा का मतलब है लिम्स ऑफ द वेद। वेदांगास हमारी मदद करते हैं इन राइटिंग, रीडिंग एंड एन्चांटिंग वेदों के मंत्रों को या फिर श्लोक। लेकिन वेद हमेशा वेदांगास के ऊपर आते हैं। और हाँ, इनके अलावा होते हैं उपवेद। हर एक वेद का अपना उपवेद भी होता है, जैसे धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद और शिल्प वेद। इन चारों में से आयुर्वेद यानी मेडिकल साइंस अभी भी एग्जिस्ट करता है। कई सेजेस ने बहुत सारी बुक्स में जड़ी बूटी या हर्ब्स के यूज के बारे में बताया है, काफी तरह की बीमारियों के इलाज के लिए। ये सभी उपवेद वेदों के ही सब्सिडियरी होते हैं। हमने कितनी सारी माइथोलॉजिकल शोज में इन सभी वेदों के बारे में सुना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 त्रिदेव होते हैं, जिसमें ब्रह्मा होते हैं द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर और महेश द डिस्ट्रॉयर। तो माना जाता है कि सबसे पहले ये वेद प्रजापति ब्रह्मदेव ने बनाए थे, या तो उनके कमांड पे ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए थे। तो इसलिए इन वेद्स का कोई ऑथर नहीं होता। तो श्रुतिज वर्ड में श्रु का मतलब होता है टू हियर, सुनना। जिस टाइम पीरियड में ये श्रुतिज आई थी तब कोई रिटन मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, बल्कि जो साधु संत होते थे, जिन्हें हम सेजेस कहते हैं, ये बोल के अपने नॉलेज को कम्युनिकेट किया करते थे और लोग सुनकर ज्ञान लिया करते थे। तो क्योंकि ये नॉलेज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ओरली पास ऑन किया जाता था, तो ये नॉलेज और एडवांस्ड होता चला गया। ये जो 4 वेद थे श्रुतिस, इनमें से 3 ही रिकॉग्नाइज थे। अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया था और यजुर्वेद,
सामवेद को ऋग्वेद का ऑफस्प्रिंग माना जाता है। ये जो वेद है, इनमें कोई लॉ या एक्ट्स नहीं लिखा होता था, इनमें सिर्फ धर्म के बारे में दिया गया था। धर्म यानी कि जीने का तरीका, तो ये जीने का तरीका बताते हैं। इसमें सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है कि एक फैमिली यूनिट होती है और एक फैमिली का हेड उसका ओल्डेस्ट बट लिविंग असेंडेंट होता है, जिसे हम गृहपति बोलते हैं। गृह यानी घर। अब हम आ जाते हैं स्मृतिस पर। स्मृतिस का मतलब होता है रिमेम्बर्ड। इसमें बॉडी ऑफ टेक्स्ट होते हैं जो कि ऑथर ने लिखी हुई होती है। ये याद रखना कि श्रुतिस का कोई ऑथर नहीं होता, इसे भगवान ने खुद बनाया था। ये ओरली ट्रांसफर होती आई है, जबकि स्मृतिस में दिए गए टेक्स्ट किसी ऑथर द्वारा दी गई है और फिर जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होती आई है। तो ये जो स्मृतिस की हम बात कर रहे हैं, आखिर इसमें आते क्या क्या थे? स्मृतिस 3 तरह की होती है, जिसमें से सबसे पहली स्मृति थी मनुस्मृति। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मृतिस के ऑथर्स होते थे और ये भी ओरली ही ट्रांसमिट किया गया था। तो मनुस्मृति के ऑथर थे मनु, और ये जो स्मृति थी इसने ब्राह्मण्स को स्पेशल स्टेटस दी थी, लेकिन औरतों और शूद्रस के लिए इसने कोई राइट्स रिकॉग्नाइज की ही नहीं। वहीं दूसरी स्मृति थी याज्ञवल्क्य स्मृति। ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति थी ये बुद्धा और विक्रमादित्य के पीरियड के दौरान आई, और ये मनुस्मृति के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा कंसाइज और लिबरल थी, क्योंकि इसने वुमेन को थोड़े बहुत राइट्स दिए थे, जैसे कि राइट टू इनहेरिटेंस, और शूद्रस को भी बेटर स्टेटस दिया। फिर आई नारद स्मृति। अब ये जो नारद स्मृति थी ये बाकी दोनों स्मृतिस के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ओपन माइंडेड और लिबरल थी। इसमें इसके जो ऑथर थे वो थे नारद, जो कि एक नेपाली सेज थे, और नारद स्मृति ने विडोज के रीमैरिज की राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था। आप सोच ही सकते हो कि उस समय में विडोज की रीमैरिज करवाना कितना बड़ा टैबू माना जाता था। तो उस समय में इस स्मृति को लाना बहुत बड़ी बात थी। तो ये तो हो गए श्रुति स्मृतिस, लेकिन इन दोनों में लॉ बोल के तो कुछ था ही नहीं। श्रुतिस में जीने का तरीका बताया गया, स्मृतिस ने इंडिविजुअल्स के लिए राइट्स प्रिस्क्राइब कर दी, लेकिन इनमें कहीं भी लॉ बोल के कुछ नहीं था, कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। तो इंडिया को तो एक सटीक लॉ की ज़रूरत थी ही, तो इसलिए श्रुतिस और स्मृतिस को मिलाकर एक लॉ तैयार किया गया, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। तो अब आ जाते हैं तीसरे सोर्स पर, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। आपने क्रिकेट कमेंट्री तो देखी ही है, इसमें कैसे कमेंटेटर्स मैच पे अपने ओपिनियंस देते हैं, बस ऐसा ही मीनिंग है इस सोर्स का भी। तो ये जो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज है, इसने पूरे श्रुतिस और स्मृतिस इन दोनों को लेकर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, मिताक्षरा और दयाभागा में। मिताक्षरा का मतलब है शॉर्ट कंपेंडियम। इस मिताक्षरा कमेंट्री को विजनानेश्वरा ने दी थी 11th सेंचुरी के आसपास, जो कि बेस्ड था याज्ञवल्क्य स्मृति पर। इसमें वुमेन की राइट्स थोड़ी कम रिकॉग्नाइज थी। देन दयाभागा को जिमुतवाहना ने लिखी 12th सेंचुरी में, और ये ध्यान रखना कि दयाभागा किसी स्पेसिफिक स्मृति या श्रुति पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये सारे कोड्स का डाइजेस्ट है। इसमें वुमेन की राइट्स को ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है। अब ये जो 11वीं 12वीं सेंचुरी में जब मिताक्षरा दयाभागा आया, तो इसी दौरान इंडिया में अलग अलग स्टेट्स बन चुके थे। अब ये जो स्टेट्स थे, इनमें हिंदूज अपने अपने कस्टम्स फॉलो किया करते थे, तो इन्होंने अपने अलग अलग स्कूल्स ओपन किए। तो अब हम आ गए स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पे। कुल मिला के 5 स्कूल्स थे, मिथिला स्कूल, बनारस स्कूल, द्रविड़ स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल और बंगाल स्कूल। ये जो पहले के 4 स्कूल्स हैं ये फॉलो करते थे मिताक्षरा, और बंगाल स्कूल इकलौता स्कूल था जो फॉलो करता था दयाभागा। तो इस तरह ये जो मिताक्षरा और दयाभागा है, जो कि श्रुतिस और स्मृतिस का ही डाइजेस्ट है। डाइजेस्ट यानी कि कंपाइलेशन या कलेक्शन, इनके वर्जन्स इन स्कूल्स में फॉलो किए जाते थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया श्रुति, स्मृतिस, डाइजेस्ट और कमेंट्रीज। इनके अलावा भी एक एंशिएंट सोर्स और होता है, जिसे हम कहते हैं कस्टम्स एंड यूसेजेस। ये श्रुति और स्मृति जैसा ही है, बस ये उन क्रिस्टलाइज्ड प्रैक्टिसेस को बोला जाता है जिसे लोग लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कि पहले के दिनों में राजस्थान में चाइल्ड मैरिज को एक कस्टम माना जाता था, एंड अभी तो ये प्रथा बैंड है। या हमारा नमस्ते करना,
पैर छूना भी हमारी प्रथा ही है, पर यूसेजेस और कस्टम्स में फर्क होता है। यूसेजेस रेपिटेटिव एक्ट्स को बोलते हैं और यही रेपिटेटिव एक्ट्स जब ठोस प्रैक्टिस बन जाए तो बन जाता है कस्टम्स। और फिर जब ये कस्टम्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होती चली जाती है तो ये बन जाता है ट्रेडिशन। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कोई भी फैमिली ट्रेडिशन जो आपकी फैमिली में चलता आ रहा हो। अब आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट सोर्स पे, जो कि है जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशंस। तो अब इस टाइमलाइन में एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। अब हम आ चुके हैं टाइमलाइन के मॉडर्न पार्ट में। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स का एरा चालू हो जाता है, जिन्होंने इंडिया में ले आए कोर्ट्स, और इन कोर्ट्स द्वारा पास किए गए जुडिशियल डिसीजंस या जजमेंट्स बन गए हिस्सा इंडिया के लॉ का, और इनके साथ ही लेजिस्लेशंस भी। लेजिस्लेशंस को लाने का पर्पस था कि सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ ले आते हैं, क्योंकि ऐसे में तो इंडिया में हिंदूज के बीच ही काफी सारे अलग अलग कस्टम्स वगैरह फॉलो किए जाते थे। तो उस टाइम पे सोसाइटी में रिफॉर्मेशन लाने के लिए कुछ रिफॉर्मेटरी लेजिस्लेशंस लाए गए, जैसे कि कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, हिंदूज विडोज रीमैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एक्सेट्रा। ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था। अब टाइमलाइन के मॉडर्न भाग पे आ जाते हैं, यानी कि मॉडर्न लेजिस्लेशंस। तो 1944 में सर BN राव, इनके चेयरमैनशिप के अंदर एक हिंदू कमेटी को बिठाया गया था, और इस हिंदू कमेटी का मेन एम था कि इंडिया में जितने भी हिंदूज हैं इन सब के लिए एक यूनिफॉर्म कोड ले आते हैं, यानी कि मिताक्षरा और दया भागा को हटाकर एक कॉमन कोड ले आते हैं जो ये फॉलो करेंगे। लेकिन उस समय जो हिंदूज थे उन्होंने इस कमेटी के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया ही नहीं, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया कि यूनिफॉर्म कोड लाया जाए। क्या आपको पता है कि इस मूव से ऑफेंड होकर BR अम्बेडकर ने 1951 में लॉ मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। लेकिन इतने मुश्किलों के बाद भी फाइनली एक कोड पास कर ही दिया गया, जो कि था हमारा हिंदू लॉ, जिसे 4 एक्ट्स में डिवाइड किया गया: हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। तो ये जो 4 लॉज बने ये मिताक्षरा और दया भागा के फंडामेंटल्स पे ही बनाए गए, और मिताक्षरा और दया भागा अपने आप में श्रुतिज और स्मृतिज तो कॉन्स्टिट्यूट करता ही था, तो इनके फंडामेंटल्स पे बन गए हमारे प्रेजेंट हिंदू लॉज। तो ये थे हमारे मेन सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इनफैक्ट अगर आपको फैमिली लॉ में बहुत इंटरेस्ट है तो इस कोर्स को एनरोल ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।